हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हम देख रहे थे वस्तुनिष्ठ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। 3 वीडियो दोस्तों अब तक इसमें डल चुकी हैं, तो आप दोस्तों यहाँ जाकर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3 और आज दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा अध्याय नंबर 4। दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी दोस्तों आने वाले एग्जाम हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों कभी भी वीडियो अपलोड होने के बाद में कभी भी देख सकते हैं। एक बार दोस्तों याद नहीं होता है तो आप 2 बार दोस्तों वीडियो को या 3 बार, जितना आप, जब तक दोस्तों याद ना हो तब तक आप देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी आपको याद हो जाए। बाकी दोस्तों ये तो रही इसकी बात। बाकी ये दोस्तों लगभग जिस पे सारी क्लास दोस्तों आएंगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हिंदी के लिए मैंने दोस्तों राजपाल यादव जो बुक है, जो बहुत चर्चित दोस्तों बुक है, लगभग दोस्तों इसमें 6200 प्रश्न हैं, 6200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और अभी तक दोस्तों मैं 2 क्लास में देखिए, यहाँ पर 2 क्लास में ही दोस्तों एक अध्याय नंबर जो 1 है 235 MCQ करा चुका हूँ। और दूसरा दोस्तों जो अध्याय है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह 275 दोस्तों MCQ ये भी मैंने करा दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो बाकी 28, इसके बाद दोस्तों लगभग 28 अध्याय में ही हम 6200 प्रश्नों को देखने वाले हैं। सभी अलंकार, इसके अलावा जो भी है दोस्तों सब कुछ, संधि आगे को आने वाली है, संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्ति, सब कुछ दोस्तों आने वाला है केवल 28 क्लास में ही। दोस्तों आज तक दोस्तों मैंने जीके की क्लास तो दी थी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं दी थी दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सब कुछ व्यवस्थित ढंग से दोस्तों मैं आपको ये देने वाला हूं। आता दोस्तों मैंने इससे पहले दिया तो था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से दोस्तों नहीं दिया था। इसके अलावा दोस्तों लूसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोस्तों दोनों नई किताबें, बिल्कुल नया एडिशन, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा, ये दोस्तों मैं मार्केट से ला गया हूं। इसको भी दोस्तों मैं देने वाला हूं, बिल्कुल एक एक लाइन। दोस्तों आपके पास किताब नहीं भी है तो तब भी काम चल जाएगा और एग्जाम आपका जरूर से निकल जाएगा। तो ये भी दोस्तों मैं दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको हो सके दोस्तों एक शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा अपना दायित्व समझकर। अध्याय नंबर 4 उत्तराखंड का इतिहास। इसमें दोस्तों देखेंगे हम कुड़िंद राजवंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इसके अलावा कार्तिकेयपुर राजवंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो 145 प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं, बने रहेगा अंत तक। तो पहला प्रश्न दोस्तों ये है आपके सामने, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुड़िंद, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति दोस्तों कौन थे? ये तो एक कुड़िंद लोग। और इनकी दोस्तों जो जानकारी हमें मिलती है वो दोस्तों मिलती है इनकी मुद्राओं से। अभी दोस्तों इनकी मुद्राओं से भी प्रश्न आने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तब दोस्तों आप करेंगे कार्तिकेयपुर। और उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, तब दोस्तों आप करेंगे कुड़िंद। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, किस लेख के अनुसार कुड़िंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कालसी। कालसी का दोस्तों पुराना नाम यह है दोस्तों कालकूट, ये भी आपको याद रखना है। और कालसी दोस्तों कहाँ है? देहरादून में है। और यहीं से दोस्तों अशोक के शिलालेख भी मिले हैं, जो कि दोस्तों यमुना और टोंस नदी के संगम पर है दोस्तों कालसी। लाखा मंडल दोस्तों लाक्षागृह ग्रह से कहा जाता था, ये भी देहरादून में ही है। अभी प्रश्न आने वाले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालसी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर, असंगत युग्म का चयन करें। तो जल्दी से दोस्तों बताइए, कुड़िंदू की प्रथम राजधानी कालकूट या कलकूट दोस्तों, यानी कि कालसी बिल्कुल सही है। महाभारत में कुड़िंदू को दोस्तों द्विज कहा जाता है, द्विज। कुड़िंदू को दोस्तों द्विज कहा गया है। और जो कुड़िंद दोस्तों शासक थे, राजा महाराजा थे, इनको दोस्तों कहा गया है द्विजराज। तो ये भी आपको याद रखना है, कुड़िंदू को दोस्तों क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। और कुड़िंद नरेश को दोस्तों कहा गया है द्विज श्रेष्ठ दोस्तों, इनको कहा गया है कुड़िंद राजाओं को। कुड़िंदू की दूसरी राजधानी दोस्तों ये थी शत्रुघ्न, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, दूसरी राजधानी इनकी शत्रुघ्न थी।
अमोघविभूति शासक था चंद वंश का दोस्तों, नहीं 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 दोस्तों, अमोघविभूति दोस्तों कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, बिल्कुल महान राजा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, किस पर्व के अनुसार कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? जल्दी से दोस्तों बताना है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार दोस्तों, जैसे पहले महाभारत, तो वन पर्व के अनुसार दोस्तों यहां पर कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा दोस्तों महाभारत में भी है अष्टाध्यायी दोस्तों, जो पाणिनि की पुस्तक है, इसमें भी दोस्तों कुलिंदु की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक विदेशी लेखक थे टॉलमी, इन्होंने भी दोस्तों जो है कुलिंदु का जिक्र किया है। तो ये हो जाएगा वन पर्व। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों आ गया प्रश्न, किस विदेशी लेखक ने कुलिंद शासन का वर्णन किया है? दोस्तों ये हो जाएगा टॉलमी। अगला प्रश्न है, कुलिंद शासकों की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? दोस्तों देवढुंगा ये जो जगह है दोस्तों, ये है उत्तरकाशी में, और अठूर दोस्तों जो जगह है ये पड़ती है दोस्तों टिहरी जनपद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बाकी माणा दोस्तों भारत का हमारा प्रथम गांव है। अगला प्रश्न है, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये मिलता है हाथी का, हाथी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक दोस्तों ये था अमोघविभूति दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अमोघविभूति की दोस्तों मुद्राओं में प्राकृत भाषा में, किस भाषा में दोस्तों? प्राकृत भाषा में राज्ञ है कुलिंदस अमोघविभूतिस महरजस दोस्तों ये लिखा है। बहुत शक्तिशाली शासक था ये। अगला प्रश्न है, कुलिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ दोस्तों कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है महाभारत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुलिंदु ने लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक शासन किया? दोस्तों किस लेखक के अनुसार? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, बिल्कुल मोहजबानी दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमोघविभूति दोस्तों जो एक कुलिंदु का सबसे शक्तिशाली शासक है, इसकी जो मुद्राएं दोस्तों मिली हैं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहत तक दोस्तों इसकी मुद्राएं मिली हैं। ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सी मुद्राएं मिली हैं। दोस्तों रजत मुद्रा भी मिली है, इसके अलावा इसकी ताम्र मुद्राएं भी, ये भी दोस्तों मिली हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, ये दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया था, राज्ञः कुलिंदस अमोघविभूतिस महरजस किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों ये अमोघविभूति ने दोस्तों लिखाया था। अमोघविभूति की मुद्राओं में दोस्तों मिलता है और ये प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में, क्योंकि बहुत से बच्चे करेंगे इसमें संस्कृत, जो कि हो जाएगा सरासर गलत। अगला दोस्तों प्रश्न है, अमोघविभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? दोस्तों ये है कुलिंदु से, कुलिंदु से। ये आपको याद रखना है। कुलिंदु की दोस्तों जो जानकारी है वो दोस्तों 3 प्रकार की मुद्राओं से हमें प्राप्त होती है, जैसे दोस्तों अमोघविभूति प्रकार है, अल्मोड़ा प्रकार है और चित्रेश्वर प्रकार है। अगला प्रश्न है, अमोघविभूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? दोस्तों खरोष्टी लिपि में भी है और इसके अलावा ब्राह्मी लिपि में भी दोस्तों ये हमें मिलता है। ये आपको याद रखना है। रजत और तांबे की जो है अमोघविभूति की मुद्राएं थी, जो है अमोघविभूति ने चलाई थी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अमोघविभूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? दोस्तों एक तो हमें मृग का चित्र देखने को मिलता है, देवी का भी चित्र देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी बागेश्वर से मिली हैं? जल्दी से दोस्तों आपको यहां पर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 मुद्राएं। बिल्कुल मौजवानी याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है अमोघ विभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? दोस्तों अमोघ विभूति के बाद दोस्तों किसका अधिकार हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हुआ था शकों का, शक। अगला प्रश्न है कुड़िंद शासकों के अधिष्ठाता देव थे। दोस्तों ये लोग किसको मानते थे कुड़िंद लोग? दोस्तों छत्रेश्वर। जहां पर भी दोस्तों स्वर आए तो हर हर महादेव आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों जहां पर भी स्वर आए दोस्तों ये है भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है छत्रेश्वर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई हैं? दोस्तों ये रखी गई हैं ब्रिटिश संग्रहालय में। ये भी आपको लगी हाथ याद रखना दोस्तों। ब्रिटिश संग्रहालय ये कहाँ है दोस्तों? फिर ये लंदन में ही है, बिल्कुल है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। शकों की दोस्तों पुष्टि करता है। शक संवत आ गया तो शकों की करेगा, है ना दोस्तों, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न है और कटारमल सूर्य मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? कांचू कटारमल सूर्य मंदिर दोस्तों ये है अल्मोड़ा में, है ना, अल्मोड़ा में कोसी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक दोस्तों ये कौन था? ये था कनिष्क। कनिष्क याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहां से प्राप्त हुई हैं? दोस्तों वीरभद्र दोस्तों ऋषिकेश, गोविषाण काशीपुर को, मोरध्वज दोस्तों कहा जाता था कोट द्वार को, कड़व नगरी कोट द्वार। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पुरुषपुर बोले तो पेशावर। दोस्तों पुरुषपुर बोले तो पेशावर किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों ये थी कुषाण वंश की। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वाधिक शुद्ध वर्ण सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? दोस्तों ये किए थे कुषाणों ने। अगला प्रश्न है रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक। दोस्तों ये हम इतिहास में भी पढ़ते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस वंश की मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण। कुषाण। अगला प्रश्न है शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? दोस्तों ये चलाया था कनिष्क ने। कनिष्क ने। अगला प्रश्न है कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? वसु, हुइस्क या फिर दोनों? दोस्तों इसका उत्तराधिकारी कौन था? ये था दोस्तों हुइस्क। अगला प्रश्न है कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों इसकी मिली हैं और ये दोस्तों मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर, ऋषिकेश ऋषिकेश ही है। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वीरभद्र ऋषिकेश, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जगहों से दोस्तों हमको मिली हैं तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कुषाण शासक हुइस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती दोस्तों कहां पर है? दोस्तों ये है टिहरी में और यहां से दोस्तों कब प्राप्त हुई थी? 1972 में दोस्तों ये प्राप्त हुई थी। बिल्कुल मौजवानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जौनसार भावर देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई? दोस्तों किसकी प्राप्त हुई? दोस्तों ये हो जाएगा यौधेय वंश की। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय, कार्तिकेय को दोस्तों कहा जाता है सडानन, सडानन का चित्र अंकित है? जल्दी से दोस्तों बता दीजिए और इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यौधेय। यहां पर सभी आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति
जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उनका वर्णन मिलता है, वह शक्ति कौन सी है दोस्तों? ये है कुड़िंद। कुड़िंद है दोस्तों। अभी हमने इससे संबंधित और भी प्रश्न देखे थे, तो ये हो जाएगा कुड़िंद। अगला प्रश्न है, भारत में कुड़िंदु से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए दोस्तों? केवल 5। केवल 5। अब 5 कहाँ से दोस्तों? 4 तो हुए हैं। कहाँ से दोस्तों? 4 हुए हैं भरहुत। भरहुत दोस्तों एक जगह पड़ती है दोस्तों। ये कहाँ पड़ती है? भरहुत नामक जगह दोस्तों। यह है एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। और एक दोस्तों मिली है मथुरा से। तो ये दोस्तों 5 ही मिले, है ना? 5 मिले। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाभारत में कुड़िंद शासकों को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ, इनको कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था। उसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया। ये और कोई नहीं दोस्तों, ये था अमोघ विभूति, जो कि दोस्तों था कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। अगला प्रश्न है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक दोस्तों जो भी प्रश्न हमने देख लिए 36 प्रश्न, इसमें बिल्कुल आपको प्रश्न आ रहे होंगे और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही होगी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत तक बने रहेगा। 145 प्रश्न तक दोस्तों हम जाने वाले हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है दोस्तों ब्रह्मापुर से है। ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुर। अगला प्रश्न है, ऐसा राज्य जो गंगा नदी से कर्नाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये है ब्रह्मपुर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गोविषाण राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था। अब गोविषाण दोस्तों जैसे काशीपुर है ना? इसके अलावा दोस्तों रामपुर भी था इसमें, है ना? रामपुर भी दोस्तों काशीपुर से लगभग सटा हुआ है, उस साइड को लगता है। और पीलीभीत दोस्तों, ये भी जो है पीलीभीत, ये भी उधम सिंह नगर से दोस्तों ये भी लगता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, खटीमा के आसपास है, खटीमा से आगे को लगता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी दोस्तों सभी इसमें आते थे। अगला प्रश्न है, कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? दोस्तों ये रहा था सिरमौर का। सिरमौर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से कौन था? दोस्तों ये था सीलवर्मन। बिल्कुल आपको याद रखना है, सीलवर्मन था। और ये दोस्तों कालसी के आसपास जो है इसका क्षेत्र था। और सीलवर्मन ने दोस्तों देहरादून के एक दोस्तों जगह पड़ती है जगतग्राम, यहां दोस्तों इसने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। ये भी आपको मोह जबानी और लगे हाथ याद रखिए। अगला प्रश्न है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका दोस्तों ये कहां? देहरादून में। इसका निर्माण दोस्तों किसने? सीलवर्मन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ कराया था? 4 अश्वमेघ यज्ञ दोस्तों इसने कराए थे। अब देखिए दोस्तों, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में बहती है, अलकनंदा भी यहां नहीं आएगी, गंगा भी दोस्तों नहीं, ये हो जाए दोस्तों यमुना। अगला प्रश्न है, सीलवर्मन ने कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे? दोस्तों 4 कराए थे, 4। अगला प्रश्न है, किस वंश की जानकारी बृहद संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है? दोस्तों ये हमको मिलती है कुलुत वंश की। अब कुलुत वंश कहाँ था? दोस्तों कुल्लू एक जगह पड़ती है दोस्तों, कुल्लू घाटी, जैसे कुल्लू मनाली है ना, आपको बताई है। ये दोस्तों कांगड़ा जिले में दोस्तों जो कुल्लू घाटी है ना, यही दोस्तों ये था कुलुत वंश। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुलुत वंश का प्रतापी शासक दोस्तों ये कौन था? दोस्तों ये था वीरयस। वीरयस था, वीरयस। और इसकी दोस्तों जो है वृत्ताकार रजत मुद्राएं भी इसकी मिली हैं। अगला प्रश्न है, कृतपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों ये थी कार्तिकेयपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार हूण राजा तोरमाण
वह मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था। दोस्तों ये रहा था राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस प्रशस्ति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है, दोस्तों अंत तक बने रहेगा। 50 प्रश्न पर पहुंच गए हैं, 145 प्रश्नों तक हमको जाना है। अगला प्रश्न है, कृतपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश भी आता है, अपना प्यारा उत्तराखंड राज्य भी आता है। इसके अलावा दोस्तों रोहिलखंड बोले तो यूपी का दोस्तों जो उत्तरी भाग है ये भी इसमें आता है दोस्तों। ये जगह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं? दोस्तों ये हो जाएगा छांगलेस ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? दोस्तों ये मिलते हैं 7 राजाओं के दोस्तों हमको नाम मिलते हैं। पहला नाम दोस्तों जो मिलता है वो दोस्तों मिलता है नरपति जयदास का, है ना। नरपति जयदास का दोस्तों पहला नाम मिलता है। इसके अलावा जो अंतिम नाम मिलता है दोस्तों वो मिलता है एक नामछत नाम का दोस्तों राजा हुआ था, इसका नाम मिलता है अंतिम। बाकी कुल मिला के दोस्तों कितने? 7। अगला प्रश्न है, यदु वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कौन था? दोस्तों ये था सेन बर्मन। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये भी दोस्तों वही यमुनापुर जो है कि मतलब कि यमुना प्रदेश में सिंहपुर नामक इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? दोस्तों ये मिलती है राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल लेख से दोस्तों हमें मिलती है। इसमें दोस्तों 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के दोस्तों हमको नाम प्राप्त होते हैं। ये दोस्तों जो राजकुमारी ईश्वरा है ना, ये भास्कर बर्मन की दोस्तों पुत्री थी। हम परीक्षावाणी में पढ़ते हैं कि जैसे जो जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी ये दोस्तों थी करके, और भास्कर बर्मन की पुत्री थी। और लाखा मंडल में दोस्तों जो है राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर का भी दोस्तों निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशीय शासकों की जानकारी मिलती है? दोस्तों 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के नाम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनाया था? दोस्तों लाखा मंडल में बनाया था। किस स्थान का प्राचीन नाम मड़ था? मड़ दोस्तों ये किसका था? दोस्तों ये था लाखा मंडल का। और लाक्षा ग्रह भी दोस्तों महाभारत काल में लाखा मंडल में ही हुआ करता था। अगला प्रश्न है, उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? दोस्तों ये कौन थे? दोस्तों ये थे गणपति नाग। नागों ने दोस्तों जो है इनके अस्तित्व के बारे में जो हमें पता चलता है दोस्तों, ये 6ठी सदी से लेकर 7वीं सदी के बीच में दोस्तों ये आए थे। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से दोस्तों इनके बारे में हमको पता चलता है। अभी दोस्तों हम आगे और प्रश्न आने वाले, देखिए ये देखिए आ गया। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में शंख लिपि दोस्तों यहां पर है। और जैसा कि दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख है ना, इसमें दोस्तों शंख लिपि का प्रयोग हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? दोस्तों ये हो जाएगा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिले हैं? दोस्तों 4 राजाओं के नाम मिले हैं। एक दोस्तों हो गया स्कंदनाग, एक हो गया दोस्तों जो अभी हमने देखा था कि जो शक्तिशाली भी था, ये दोस्तों कौन था? दोस्तों ये था गणपति नाग, है ना। गणपति नाग हो गया। इसके अलावा दोस्तों विभु नाग हो गया, और इसके अलावा अंशु नाग हो गया। तो ये 4 ही थे। अगला प्रश्न है, यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय दोस्तों ये किसको जाता है? तो इन्हीं नाग राजाओं को, इन्हीं को जाता है, नागवंश को।
अगला प्रश्न है राज्य में नागों को किसने परास्त किया था। अब देखिए दोस्तों, जैसे यदुओं को नागों ने मिटाया, फिर इनको भी तो कोई ना कोई तो आएगा ना कि नागों को किसने परास्त किया। दोस्तों ये क्या था, कन्नौज का दोस्तों जो वंश था ये था दोस्तों मौखरी वंश। मौखरी वंश इसने दोस्तों किया था। अगला प्रश्न है मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों ये था ग्रहवर्मा था, ग्रहवर्मा। अगला दोस्तों जो यहां पर हमारा प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मापुर कहा। दोस्तों ये किसने कहा था, दोस्तों ये कहा था कनिंघम ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयुलो एवं गंगा को दोस्तों क्या कहा था। ये दोस्तों कहा था महाभद्रा। गंगा को दोस्तों कह दिया था महाभद्रा। ये और कोई नहीं दोस्तों, किसी को मत बताना दोस्तों, ये था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग याद रखिएगा दोस्तों, आएगा प्रश्न, इसने कहा था, ये आपको याद रखना है। और इसने दोस्तों जैसे गंगा को महाभद्रा कहा और हरिद्वार के लिए दोस्तों मोयुलो कहा, है ना। और इसने दोस्तों जो क्षेत्रफल बताया वो बताया था 20 ली। अब ली दोस्तों पहले मैं इसको लीटर पढ़ता था, लेकिन दोस्तों ये ली जो है एक चीनी माप होगी, जैसे हमारे यहाँ मुट्ठी ये सब चलता है, तो 20 ली दोस्तों था, ये हो जाएगा ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस को पोलोहीमोपुलो, दोस्तों ये किसको कहा था, ये यहां पर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहा था हिमालय को। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने यहां 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया। ये दोस्तों और कोई नहीं दोस्तों, ये था ह्वेनसांग ही था। ये दोस्तों और कोई नहीं, ये दोस्तों ह्वेनसांग ही था, ये आपको याद रखना। और ये दोस्तों जो ह्वेनसांग है ना, ये 634 में आया था, 634 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किन 3 राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। ये यहां पर आपको बताना दोस्तों, एक तो शत्रुघ्न हो गया, गोविषाण हो गया, ब्रह्मपुर हो गया, ये दोस्तों सभी। अगला प्रश्न है हर्ष के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में टूटा था। दोस्तों ये ब्रह्मपुर में भी टूटा था, शत्रुघ्न में भी, गोविषाण में भी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था। दोस्तों ये कौन था, ब्रह्मपुर था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है पौरव वंश के संस्थापक कौन थे। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं पौरव राजवंश में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पौरव वंश का संस्थापक ये और कोई नहीं दोस्तों, ये था विष्णुवर्मन। अगला प्रश्न है तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। और ये दोस्तों जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये किस नदी के तट पर दोस्तों है। अभी दोस्तों प्रश्न आने वाला है, आगे बने रहेगा। बाकी जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता है, बाकी जिनको पता है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स भर देना है। ये हो जाएगा दोस्तों 1915 में खोज की थी महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने। ये आपको बिल्कुल दोस्तों मोहजबानी याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है किस वंश के शासक राज्य को पर्वताकार कहते थे। ये दोस्तों और कोई नहीं दोस्तों, ये कौन कहते थे दोस्तों, ये कहते थे पौरव वंश के। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पौरव वंश के ताम्रपत्र में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये 5 राजाओं का नाम मिलता है। जैसे दोस्तों अभी हमने देखा था कि विष्णुवर्मन था, है ना, विष्णुवर्मन द्वितीय, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन। ये दोस्तों 5 हैं। विष्णुवर्मन प्रथम भी आएगा, द्वितीय भी आएगा, वृषवर्मन भी आएगा, अग्निवर्मन भी आएगा, द्युतिवर्मन भी आएगा, तो ये हो जाएंगे 5। अगला प्रश्न है तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद में। दोस्तों किस जनपद में, दोस्तों ये हो जाएगा अपना प्यारा जनपद। सभी जनपद प्यारे हैं और इस जनपद का दोस्तों मैं निवासी हूं, ये हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है निम्न में से पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक था। दोस्तों ये था 6वीं सदी से लेकर 8वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न है बिणरेश्वर स्वामी
किस वंश के कुल देवता थे? दोस्तों ये थे पौरव वंश के। अगला प्रश्न है, पौरव वंश के सेना नायक को कहा जाता था? दोस्तों बलाध्यक्ष, बल यानी कि दोस्तों सेना, और सेना का अध्यक्ष तो सेना नायक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों का निवास स्थान कोट था? दोस्तों कोट, ये पहनने वाला कोट दोस्तों नहीं है, ये दोस्तों इनका निवास स्थान था, और ये था दोस्तों पौरव वंश का। अगला प्रश्न है, पौरव वंश के समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था? अब दोस्तों जो ये भाग है ना, ये दोस्तों भूमिकर, जैसे दोस्तों गांव में हमारे यहाँ दोस्तों जो पनघट होते हैं, जो घट होता है दोस्तों, यहाँ जैसे जाते हैं ना कि आटा, मतलब आटा दोस्तों, आटा तो पीसने कहाँ जाते हैं, गेहूँ पीसने जाते हैं, तो जैसे जाते हैं तो वहाँ पर भाग दोस्तों जो लेते हैं, तो ये भूमिकर दोस्तों होता था। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, तो ये हो जाए दोस्तों भूमिकर, ऑप्शन नंबर ए। आटा पीसने दोस्तों नहीं जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आटा पहले से पिसा होता है, दोस्तों गेहूं पीसने जाते हैं। ये मुझे एक बचपन की कहानी याद आ गई। अगला प्रश्न है, भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भूकर वसूलने वाला अधिकारी दोस्तों इसे कहेंगे भागिक, है ना, भू अधिकारी नहीं कहेंगे दोस्तों, भागिक कहेंगे, भागिक। अगला प्रश्न है, पौरव प्रशासन के समय भूमि मापन हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था? दोस्तों यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, बड़े बड़े एग्जाम दोस्तों शायद 2-3 साल पहले पूछा जा चुका दोस्तों, ये यूपीएससी पेपर में यही प्रश्न दोस्तों मुझे आया। बाकी जब मैंने पेपर देखा था, बाकी आप लोगों ने भी देखा ही होगा, 2-3 साल पहले की बात है, प्रश्न दोस्तों बिल्कुल पूछा गया था। द्रोण वापम, खारी वापम, कुल्य वापम, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये सभी इसमें आएंगे। भूमि मापने के लिए द्रोण वापम, खारी वापम, कुल्य वापम विधि का प्रयोग होता था। सिंचित भूमि और असिंचित भूमि, ये दोस्तों क्या थी, अभी प्रश्न आने वाला है। सिंचित भूमि दोस्तों केदार भूमि, और असिंचित भूमि दोस्तों इसे कहा जाता था सारी। देखिए दोस्तों, केदार और सारी दोस्तों क्या थी, भूमि थी, है ना। केदार दोस्तों कैसी, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। केदार दोस्तों जो भूमि थी ना, ये दोस्तों थी सिंचित, सारी यानी कि असिंचित, मतलब सारी असिंचित, केदार सिंचित। देखिए दोस्तों आ ही गया प्रश्न, केदार भूमि है दोस्तों, यह है सिंचित, असिंचित दोस्तों सारी, असिंचित भूमि कहलाती है दोस्तों, ये हो जाएगा सारी। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों शुरू हो गया है हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश दोस्तों ये है कार्तिकेयपुर राजवंश, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों ये कहाँ थी? दोस्तों ये थी जोशीमठ कार्तिकेयपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों ये किसने किया? दोस्तों ये क्या था, एटकिंसन महोदय ने। बिल्कुल आपको मोहजवानी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है? दोस्तों जो कुटिला लिपि है ना, इसका संबंध है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश को। कार्तिकेयपुर राजवंश को दोस्तों मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इसकी दोस्तों जो प्रारंभिक राजधानी थी, ये दोस्तों जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। अगला प्रश्न है, छमना पातर कत्यूरी नरेश धामदेव के समय थी। दोस्तों ये नृत्यांगना थी दोस्तों, शायद किसी गाने में मैंने सुना था, कोई किसी याद तो नहीं आ रहा मुझे, लेकिन छमना पातर करके कुछ कहीं तो सुना था दोस्तों, नृत्यांगना। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग? दोस्तों किस लिपि का प्रयोग? तो ये हो जाएगा कुटिला लिपि का प्रयोग। कितना आसान है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में कारिका, अब कारिका दोस्तों कौन था? क्या कवि था, या राजमिस्त्री था, या राज वैद्य था, या फिर राज मंत्री था? दोस्तों जो कारिका है ना, ये दोस्तों था राजमिस्त्री। अगला प्रश्न है, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे?
दोस्तों ये कहते थे कर्मांत, कर्मांत दोस्तों कहते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जागेश्वर स्थित लकुलिश एवं नटराज मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? लकुलिश और नटराज मंदिर दोस्तों ये कराया था ईस्टगढ़ ने, ईस्टगढ़, इसका नाम भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जोशीमठ के पास स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी थी, जहां इस वंश के कितने शासक हुए थे दोस्तों? इस वंश के 14 शासक दोस्तों हुए थे, ये आपको याद रखना है। प्रथम 3 परिवार के 14 राजाओं ने 300 साल तक दोस्तों इन लोगों ने जो है शासन किया था। और यशवंत सिंह कटोच दोस्तों ये जो है लगभग 15 मानते हैं। सरोलादित्य दोस्तों एक वंश था, उसको भी ये मानते हैं जो यशवंत सिंह कटोच जी हैं। और बाकी दोस्तों 14 ही यहाँ पर हम करेंगे, ऑप्शन भी 14 तक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रणय गाथा राजुला मालुशाही, जिसमें से मालुशाही कौन था? अब दोस्तों बताना है कि मालुशाही कौन था दोस्तों? कत्यूरी शासक धामदेव का दोस्तों पुत्र था, ये पुत्र। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों, कभी गूगल पर डाल दोस्तों, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में, बाकी किताब में भी मिल जाएगा डी शर्मा जी में, अन्य जगह भी है। अगला प्रश्न है, सिरमौर शासक देवपाल की जानकारी मुस्लिम ग्रंथ में मिलती है दोस्तों, ये किस में मिलती है? तबकात-ए नासरी में मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वंश के लिए कुमाऊं में आज एक कहावत प्रचलित है? इस वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई दोस्तों, ये कहा जाता है कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 प्रश्न पर पहुंचने वाले हैं, 99वां प्रश्न आपके सामने है, तो दोस्तों बने रहेगा अंत तक। कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए दोस्तों? 9 अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, शतक यहां पर लग गया है हमारा। निम्न में किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए? बागेश्वर और पांडुकेश्वर बिल्कुल है, कंडारा से भी मिले हैं, बैजनाथ से भी मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा ललित सुरदेव। अगला प्रश्न है, भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है, तो भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र दोस्तों ये हो जाएगा बागेश्वर ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक दोस्तों ये था बसंत देव। दोस्तों इसे वासुदेव भी कहते हैं, बसंत देव या फिर वासुदेव, राजा बसंत देव यही दोस्तों था। और इस दोस्तों जो वंश के राजा थे हमारे जो बसंत देव जी हैं, इन्होंने दोस्तों एक उपाधि धारण की थी, हालांकि अन्य राजाओं ने भी की थी, तो सबसे पहले इन्होंने ही की थी, इसलिए दोस्तों इनका नाम पहले आएगा। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की दोस्तों उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगला प्रश्न है, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये भी बसंत देव ने किया था, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण। तो अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव दान दिया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर लेख के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था? दोस्तों कौन था? दोस्तों ये था खप्पर देव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? दोस्तों ये है कल्हण की राजतृंगिणी, बिल्कुल आपको याद रखना है, कल्हण की राजतृंगिणी, कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतृंगिणी दोस्तों जो किताब है, इसमें कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? दोस्तों ये था कार्तिकेयपुर वंश का राजा। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का
संस्थापक दोस्तों कौन था दोस्तों? ये और कोई नहीं दोस्तों, ये था निम्बरदेव। अगला प्रश्न है निम्बरदेव की पत्नी का नाम। अब दोस्तों किसी की पत्नी का नाम दोस्तों एग्जाम में, हालांकि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम दोस्तों पूछा गया था, वो स्वतंत्रता सेनानी थे श्रीदेव सुमन, हम सभी उनके बारे में जानते हैं। तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था दोस्तों विनय लक्ष्मी सुमन। यहाँ पर दोस्तों राजाओं की पत्नी का नाम दोस्तों फिलहाल तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए, तो बाकी दोस्तों फिर भी हम देख लेते हैं, हालांकि किताब में दिया है तो नासु देवी था, नाथु देवी था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था दोस्तों? ये क्या था? इष्ट गणदेव ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए? दोस्तों किस शासक के प्राप्त हुए थे दोस्तों? ये हुए थे ललित सुरदेव के। अगला प्रश्न है बैजनाथ मंदिर का निर्माण। दोस्तों बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये कराया था भूदेव ने। अगला प्रश्न है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कल्पंक में मग्न धरती के लिए बरहावतार के समान बताया गया है? दोस्तों ये और कोई नहीं दोस्तों, ये ललित सुरदेव को बताया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध शर्मण रिपु, बुद्ध शर्मण शत्रु की दोस्तों उपाधि जो है धारण की थी? दोस्तों ये भूदेव नहीं की थी। अगला प्रश्न है सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सलोड़ादित्य की जो वंश है दोस्तों इसकी स्थापना की थी सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छर देव ने की थी, ये आपको याद रखना है, सुभिक्ष राज नहीं करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से देशदेव, पद्मदेव, इच्छर देव दोस्तों ये सलोड़ादित्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक। दोस्तों ये 14वां कत्यूरी शासक भी कहलाता है। दोस्तों ये और कोई नहीं, ये था दोस्तों सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव जो अभी हमने देखा था, ये देखिए अगला यहाँ जो यहाँ पर जो प्रश्न है सुभिक्ष राजदेव दोस्तों यही जो है अंतिम शासक था सलोड़ादित्य वंश का, और इसने दोस्तों जो अपनी राजधानी सुभिक्षपुर भी बनाई थी। अगला प्रश्न है किस वंश के शासन काल में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था? दोस्तों ये हुआ था कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में, लगभग दोस्तों 820 ईस्वी में जो है ये जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं ये दोस्तों आए थे, और बाकी दोस्तों इष्टगढ़ के समय आए थे दोस्तों। ये ऐसा किताबों में दोस्तों बहुत कम लिखा है, लेकिन किसी किसी किताब में लिखा है, लेकिन अभी तक तो ऐसा प्रश्न नहीं आया है कि किस शासक के समय आए थे करके। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रतिपादक दोस्तों कौन थे? ये दोस्तों शंकराचार्य जी ही थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? ये दोस्तों हुआ था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल कलाड़ी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा गलत है? शंकराचार्य जी का जन्म स्थान दोस्तों अभी हमने देखा था केरल कलाड़ी में हुआ था, माता का नाम सुभद्रा था, पिता का नाम दोस्तों जो है इनका शिवगुरु था, और अद्वैतवाद के दोस्तों प्रतिपादक थे, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल दोस्तों एक बार नहीं कई बार पूछा गया दोस्तों, लगभग दोस्तों 820 ईस्वी में इन्होंने अपना देह का दोस्तों त्याग किया था दोस्तों, यह है केदारनाथ रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा देह त्याग कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था? दोस्तों ये हो जाएगा इष्ट गणदेव। अगला प्रश्न है किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः थे अयोध्या के? अयोध्या नगरी दोस्तों ये लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर शासकों की भाषा बिल्कुल संस्कृत टिक कर दीजिए दोस्तों,
अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर यानी कि कत्यूरी कालीन मंदिर हैं दोस्तों, छत्रयुक्त भी हैं, शिखर युक्त भी हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? दोस्तों पाली थी इनकी लोक भाषा, ये और कोई नहीं दोस्तों, ये थे कार्तिकेयपुर। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। दोस्तों ये कौन मानते हैं? ये दोस्तों अपने जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं, वीडी पांडे, यही दोस्तों मानते हैं। कुमाऊं केसरी भी दोस्तों इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस प्रकार के मंदिरों को पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ये जाएगा छत्रयुक्त। अगला प्रश्न है कत्यूरियों का भूमि मापन अधिकारी। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा ही छपेगा। कत्यूरियों का भूमि मापन अधिकारी दोस्तों ये था प्रभावतार। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर इसको जो है सुमेलित करना है, कर लेते हैं दोस्तों इसको सुमेलित, बिल्कुल आसान है। नरपति, वर्मपाल, प्रांतपाल और घटपाल। नरपति दोस्तों 9 से 9 नदी घाटों पर आगमन एवं कर वसूली। वर्मपाल क्या करेगा दोस्तों? व्यक्तियों पर जो है निगरानी रखेगा। प्रांत बोले दोस्तों सीमा, तो सीमाओं की जो है इसके ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि सीमाओं का जो है सुरक्षा भार इसको दिया गया था। घटपाल दोस्तों ये गिरिद्वारों का रक्षक था। तो ये दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नरपति नदी घाटों पर है ना, वर्मपाल हो जाएगा व्यक्तियों पर निगरानी, प्रांत यानी कि सीमा, और घटपाल गिरिद्वारों का रक्षक। कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में विभक्त थी? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा 4 भागों में थी। जैसे दोस्तों ऊंट पर ले जाते थे और हाथी पर, अश्वारोही यानी कि घोड़े पर जाते थे, और पैदल भी था। तो ये हो जाएगा पैदल सेना भी थी, 4 था। अगला प्रश्न है अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी। अपराधियों को पकड़ने वाला दोस्तों सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों ये था दोष पराधिक। अगला प्रश्न दोस्तों सेना। उष्टारोही दोस्तों ये हो जाएगा ऊंट, गज यानी कि हाथी, अश्वारोही सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकारक, पदाधिक नायक कौलमिक। बिल्कुल आसान है। कत्यूरी शासन में आय के साधन। दोस्तों उस समय आय के भी कुछ साधन हुआ करते थे, ये दोस्तों कृषि भी और वन भी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासन में खनिज एवं वनों की रक्षा करता कौन दोस्तों करता था? खंडपति, याद रखिएगा दोस्तों खंडपति। अगला प्रश्न है प्रजा से विष्टि एवं बेगार निम्न में से कौन अधिकारी लेता था? दोस्तों ये लेता था चाट एवं भाट नामक अधिकारी। अगला प्रश्न है राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? कृषि की उन्नति का ध्यान दोस्तों रखता था सौल्किक। अगला प्रश्न है कत्यूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया? किस में दोस्तों बांटा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा विषय व जिला में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन। जल्दी से दोस्तों आपको बताना है, प्रांतों का शासन दोस्तों राज्यपाल बोले तो ऊपरी दोस्तों चलाता था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं एवं जागरों से मिलती है? दोस्तों ये हो जाएगा मध्यकालीन कत्यूरी शासक। अगला प्रश्न है अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अशांति देव ही करेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी दोस्तों ये कहां पर थी? दोस्तों ये थी जोशीमठ में थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में अगले अध्याय में। उसमें दोस्तों हम देखेंगे चंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।